पहले के समय में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित पंच राज्य प्रणाली को अब तक की सबसे अच्छी वर्गीकरण प्रणालियों में से एक माना गया। इसने सभी ज्ञात जीवों को अधिक सटीक रूप से वर्गीकृत किया और उन समस्याओं का समाधान किया जो पहले की प्रणालियों में थी। लेकिन फिर 1970 के दशक में कार्ल वोज ने एक महत्वपूर्ण खोज की। सभी मुनेरा समान नहीं थे। ये पता चला कि कुछ विशेष जीवाणु में ऐसे जीन और एंजाइम होते हैं जो ससीम केंद्रकी के समान होते हैं, जबकि अन्य असीम केंद्रकी में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती थीं। बाद में इन विशेष जीवाणु को आद्य जीवाणु यानी कि आर्के बैक्टीरिया कहा गया। और क्योंकि आद्य जीवाणु अन्य जीवाणु से काफी अलग थे, इसलिए इन दोनों को एक ही राज्य में रखना तर्कसंगत नहीं था। कार्ल वोज ने वर्गीकरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अधिजगत यानी कि डोमेन नामक एक नई श्रेणी जोड़ी जो राज्य से भी उच्च स्तर की थी, और उन्होंने सभी मुनेरा को दो मुख्य समूह में विभाजित किया, आद्य जीवाणु और यू बैक्टीरिया। इस वीडियो में हम पूरी तरह से आद्य जीवाणु यानी कि आर्के बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो पृथ्वी के बाकी सभी जीवों से कितने अलग हैं। आद्य जीवाणु असीम केंद्र की होते हैं, ठीक जीवाणु की तरह, लेकिन उनमें कुछ अनोखी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवाणु से अलग बनाती हैं। आद्य जीवाणु और यू बैक्टीरिया के बीच कुछ मुख्य अंतर होते हैं, जिनमें से एक है कोशिका भित्ति। तो इसी अंतर को सबसे पहले समझते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन ये पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। वास्तव में उनके शरीर में कहीं भी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाए जाते। तो फिर आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति में अलग अलग रासायनिक यौगिक या घटक पाए जाते हैं। इनमें से एक घटक को सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन कहा जाता है। ये विशेष रूप से मिथेनोजिन नामक आद्य जीवाणु में पाए जाते हैं। हम मिथेनोजिन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम आद्य जीवाणु की कोशिका झिल्ली को विस्तार से देखते हैं। यू बैक्टीरिया और ससीम केंद्रकी की कोशिका झिल्ली की संरचना आद्य जीवाणु से अलग होती है। ये जो ऊपर वाली संरचना है, ये एक आद्य जीवाणु की कोशिका झिल्ली है, और नीचे वाली संरचना यू बैक्टीरिया और ससीम केंद्रकी की कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। सभी कोशिका झिल्ली लिपिड से बनी होती हैं। लिपिड हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें फैटी एसिड कहा जाता है। ये जो लंबी लहरदार श्रृंखला है, ये एक हाइड्रोकार्बन साइड चेन है जिसे फैटी एसिड कहा जाता है। ये ग्लिसरॉल अणु से जुड़ी होती है। ये जो बैंगनी रंग का गोला दिख रहा है, ये एक ग्लिसरॉल अणु है। ये दोनों झिल्लियों में मौजूद है। और ये जो लाल रंग का गोला दिख रहा है, ये फॉस्फेट है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम वापस अपनी हाइड्रोकार्बन साइड चेन और ग्लिसरॉल अणु पर आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया और यहाँ तक कि ससीम केंद्रकी में भी हाइड्रोकार्बन साइड चेन ग्लिसरॉल अणु से एस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी होती है। यहाँ जो नीले रंग का गोला या चिन्ह दिख रहा है, ये एक एस्टर बॉन्ड है। अब हम इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। एस्टर बॉन्ड में एक कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। ये कार्बन एक ऑक्सीजन से द्वि आबंध बनाता है और एक अन्य कार्बन से एकल आबंध बनाता है। इसके अलावा ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है जो आगे ग्लिसरॉल के कार्बन से जुड़ा होता है। ये संरचना एक एस्टर बॉन्ड की पहचान होती है। इसमें कार्बन दो ऑक्सीजन और एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन आद्य जीवाणु की कोशिका झिल्ली में ये एस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता। यहाँ हाइड्रोकार्बन साइड चेन और ग्लिसरॉल अणु के बीच ईथर आबंध पाया जाता है। यदि हम एस्टर और ईथर आबंध की तुलना करें, तो ईथर आबंध में द्वि आबंध वाला ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब होता है। अगर हम इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दें तो ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा।
लेकिन चूंकि ये ईथर आबंध है, इसलिए यहाँ कोई द्विआबंध वाला ऑक्सीजन नहीं होता। बस एक ऑक्सीजन होता है जो दोनों ओर दो कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये ईथर आबंध की मूल संरचना होती है। इस रासायनिक संरचना में बदलाव के कारण आधे जीवाणु की कोशिका झिल्ली जीवाणु और ससीम केंद्रकी की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से स्थिर होती है। आधे जीवाणु में बहुत जटिल आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ये प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एंजाइम होते हैं, जो डीएनए से आरएनए कॉपी बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जीवाणु में एक बहुत ही सरल आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो केवल 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। आधे जीवाणु के आरएनए पॉलीमरेज अधिक जटिल होते हैं और उनमें कई प्रकार होते हैं। प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज 8 से अधिक पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। ये बिल्कुल ससीम केंद्रकी जैसा होता है। हम ससीम केंद्रकी में भी एक प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 से 12 पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि आधे जीवाणु के आरएनए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया की तुलना में ससीम केंद्रकी से अधिक मिलते जुलते हैं। अब तक हमने देखा कि आधे जीवाणु अन्य जीवों से कितने अलग हैं, लेकिन आधे जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? आधे जीवाणु अक्सर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन के लिए परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं। ये गर्म झरनों यानी कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, अत्यधिक लवणीय स्थानों और अम्लीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में रहने वाले आधे जीवाणु को थर्मोफाइल कहा जाता है। इस वीडियो के अगले भाग में हम और अधिक आधे जीवाणु के प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ आधे जीवाणु मिथेनोजन होते हैं, जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, और कुछ हैलोफाइल होते हैं जो अत्यधिक नमकीन वातावरण में जीवित रहते हैं। तो एक ऐसा आधे जीवाणु जो अत्यधिक गर्म वातावरण में पनप सकता है, उसका उदाहरण होगा मिथेनोपायरस कैंडलेरी, जिसे अब तक का सबसे गर्मी पसंद करने वाला थर्मोफाइल माना जाता है। अब ऐसे आधे जीवाणु जो अत्यधिक नमकीन वातावरण में जीवित रहते हैं, उन्हें हैलोफाइल कहा जाता है। ये जीव किसी भी ऐसे स्थान पर पाए जा सकते हैं जहां नमक की सांद्रता बहुत अधिक हो। जहां अधिकांश जीव मर जाएंगे, वहां हमारे प्रिय हैलोफाइल फलते फूलते रहेंगे। एक सामान्य हैलोफाइल है हेलोबैक्टीरियम सेलाइनेरियम। अम्ल पसंद करने वाले आधे जीवाणु को हम एसिडोफाइल कहते हैं। जरा उन सल्फर झरनों की कल्पना करें जो सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे होते हैं। अगर हम गलती से उनमें हाथ डाल दें तो जल जाएंगे। लेकिन ये एसिडोफाइल, इन्हें ये पसंद है बेशक जलना नहीं, बल्कि अम्लीय वातावरण। ऐसा ही एक एसिडोफाइल आधे जीवाणु है सल्फोलोबस। अब अंत में हमारे पास मीथेन उत्पन्न करने वाले आधे जीवाणु हैं, जिन्हें मिथेनोजन कहा जाता है। आप हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, याद है? याद कीजिए कैसे कुछ आधे जीवाणु की कोशिका भित्ति में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। हाँ, वही मिथेनोजन है। प्राकृतिक रूप से ये मिथेनोजन दलदली क्षेत्रों, नम भूमि और शाकाहारी जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। शाकाहारी केवल पौधे खाते हैं, सही कहा ना? इनकी आंतों में मौजूद मिथेनोजन जानवर की मदद करते हैं पौधों में मौजूद सेल्यूलोज को पचाने में। लेकिन बस यही नहीं, मिथेनोजन हमारी भी मदद करते हैं। लेकिन कैसे? मिथेनोजन कठोर अवायवीय जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही विकसित हो सकते हैं। जब ये ऑक्सीजन के बिना जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं तो दो चीजें उत्पन्न होती हैं। पहली चीज मीथेन, जैसा कि हमने पहले ही जाना। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों मिलकर एक खास गैस बनाते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जैसे खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए। है ना मजेदार? मिथेनोजन का एक उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम। ये वही आधे जीवाणु है जिसे जैविक पदार्थों में मिलाया जाता है ताकि बायोगैस का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सके। ईमानदारी से कहें
तो हमने आदि जीवाणु के बारे में अभी बस सतही जानकारी ही देखी है, लेकिन क्या इससे आपको यह एहसास नहीं हुआ कि ये पूरा आदि जगत कितना रोचक और अनोखा है?